नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। दिल्ली में बारिश ने विकास की पोल खोल दी। कल रात पानी बरसा तो हवाई अड्डे की छत गिर गई। टोटे टोटे होकर पिलर नीचे गिर पड़े, लोग दब गए, एक की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी पानी के लिए अनशन कर रही थी, आज पानी उनके घर पहुंच गया। देश के कई बड़े सांसदों के घर में भी पानी घुस गया। सड़कों में आम लोगों की गाड़ियां डूब गई पानी के अंदर। अगर बारिश में डूबने वाले दिल्ली के अंडरपास इस बार भी डूब गए, ताजुब की बात है। मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश ने दिल्ली में 88 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 228 मिलीलीटर पानी बरस चुका है। इस महीने में 234 मीटर पानी बरसा है। 124 साल में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बन गया है। बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन सरकारें बारिश में बार बार बहने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रही हैं। बारिश में लीक होते विकास का परीक्षण आप पटियाल के साथ देखें। पटियाल के परीक्षण लिस्ट में नीट परीक्षा का लीक लगातार 20वें दिन भी बना हुआ है। आज नीट का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में भी पहुंच गया। सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति को भाषण के लिए थैंक यू दिया जाए, लेकिन विपक्ष ने कहा नहीं, अब तो नीट पेपर लीक पर बात शुरू की जाए। टकराव बढ़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि नीट पर चर्चा के लिए वो 10 मिनट हाथ उठाकर खड़े रहे, लेकिन सभापति ने ना देखा ना सुना। फिर लोकसभा और राज्यसभा में बेल के अंदर भीड़ बढ़ गई और सदन सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, जांच कहां पहुंची, नीट के लिए नकली कैंडिडेट्स का बड़ा रैकेट कहां पकड़ा गया और क्या क्या चल रहा है पेपर लीक माफिया को लेकर। एनटीए ने कैंडिडेट्स का डाटा क्या माफिया को लीक किया, पूरी जानकारी देखिए पटियाल के साथ। नीट पर बड़ी कवरेज बिना रुकावट, बिना किसी खेद के लगातार जारी है। तीसरा परीक्षण महाराष्ट्र के बजट में बंटी चुनावी रेवड़ियों का होगा। महाराष्ट्र में आज बजट पेश किया गया। सरकार ने 10 ऐसी योजनाओं का ऐलान किया है जिन्हें चुनावी रेवड़ी कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना अब महाराष्ट्र पहुंच गई है और सरकार 21 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी। इसके अलावा महिलाओं को सस्ता सिलेंडर, शहरी मिडिल क्लास को सस्ते पेट्रोल डीजल की सौगात भी दे दी गई है। पंढरपुर यात्रा में शामिल होने वाले पिंडी को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। चौथा परीक्षण औरतों में बढ़ती शराब की आदत का होगा। देश में प्रति व्यक्ति शराब की औसत बदल रही है। भविष्य में शराब पीने वालों की संख्या कितनी होगी, शराब पर सावधान करने वाली जानकारियों के लिए पटियाल के साथ रात 9:45 तक बने रहिए। यह परीक्षण आपके लिए बहुत फायदेमंद है। Those of the members who are present in the well, I will be constant to name the members. हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए। 267 क्या कहता है उसके मुताबिक हम डिमांड कर रहे हैं जी, स्पेशल चर्चा के लिए मांग रहे हैं। नीट को लेकर इतने ही अगर आप चिंतित हैं तो उठाइए, पर आज सदन बंद कर कर क्या मिला? अगर चर्चा होती तो आप भी उस विषय को उठाते, सरकार भी बाधित होती आपको जवाब देने के लिए। पेपर लीक हो गया, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है लोग, इतने संवेदनहीन है। सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। कोई कार्रवाई नहीं उस शिक्षा मंत्री पर जो पिछले 3 वर्ष से कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और आज भी शिक्षा मंत्री हो रहे हैं। नीट्स का एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? आप कर दीजिए कैंसिल। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर है, वो जब मिनिस्टर था तब तो प्रोसीड्यूर शुरू हुआ था।
अभी तो वही भी जब ये आया है सरफेस में वही है, उसका अंडर में इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल होगा तो क्या होगा। बेशर्म सरकार हो गई और जिनके संरक्षण में सारी चीजें आ रही है। एनटीए के बारे में वो मौन है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आज देश में हो रहे बहुमुखी लीकेज का परीक्षण करेगा। बहुमुखी विकास तो आपने सुना होगा, मतलब वर्सटाइल डेवलपमेंट, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विकास की बयार बहे तो कोई भी अछूता नहीं रहता। आज आप सोच रहे होंगे ये बहुमुखी लीकेज क्या है। ये समझने के लिए पटियाल दो तस्वीरें आपको दिखाएगा। इस सीजन की पहली बारिश में सरकारी विकास लीक करने लगा। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की एक छत ढह गई। हादसे में एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। अयोध्या में 2 दिन पहले ही बारिश के बाद मुख्य मंदिर की छत से पानी लीक होने लगा था। ये वही विकास है जिस पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सरकार की कामयाबी का झंडा बनाया गया, वोट मांगे गए, लेकिन बारिश के ऑडिट में लीकेज निकली। नीट परीक्षा में लीकेज की खबर तो पटियाल आपको पिछले 20 दिन से लगातार दिखा रहा है। विकास में भी लीक और परीक्षा में भी लीक। इसीलिए पटियाल ने कहा कि बहुमुखी लीक का परीक्षण होगा आज। तो आज भी सबसे पहले नीट परीक्षा में लीक की बारी। पटियाल के लिए यह खबर नहीं है, देश के युवाओं के लिए एक कमिटमेंट है। चारों दिशाओं से बेहाल बहुमुखी विकास की तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नीट परीक्षा पेपर लीक और धांधली पर जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं। सारा वक्त शपथ और राष्ट्रपति के भाषण में बीत गया। आज सरकार ने यह कहा कि पहले राष्ट्रपति के भाषण के लिए थैंक यू बोल दो, तो विपक्ष ने कहा नहीं, पहले नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा कर लो। बस टकराव हो गया। नीट की हीट से सदन ठप हो गया। लोकसभा किस्तों में डिस्टर्ब हुई और सोमवार तक के लिए आखिरकार स्थगित कर दी गई। राज्यसभा चली। नीट के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे। 10 मिनट तक हाथ खड़ा किए रहे। वो चाहते थे कि सभापति उन्हें देखें और उनकी बात को सुने। जब चेयर से कोई भाव नहीं मिला तो वो नीट के मुद्दे पर वेल में घुस गए। वहां जाके क्या किया? खड़गे साहब का यह आरोप है कि चेयरमैन ने उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया, उनका अपमान हुआ। ध्यान खींचने के लिए मैं वेल में घुस गया। हम नीट पर चर्चा चाहते हैं, ये खड़गे साहब बोले। समूचा विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग कर रहा है। नीट पर सदन में हुए हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम राज्यसभा में ही बेहोश हो गई। इलाज के लिए फूलो देवी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। नीट पर सड़क से सदन तक पहुंची इस लड़ाई में सरकार और विपक्ष का क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए। 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था। मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं, विपक्ष भ्रमित ना करे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। 2-3 states 2-3 राज्यों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं। जहां तक नीट का सवाल है, आप जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे देश में हजारों परीक्षार्थी हैं। इसमें गलत हुआ है, लेकिन सरकार सही फैसले ले रही है।
नीट पेपर का लीकेज 24 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सदन में नीट पर चर्चा की मांग की। राहुल ने कहा, सदन से मैसेज जाना चाहिए कि देश की सरकार और विपक्ष युवाओं की बात कर रहे हैं, और वो भी सदन के अंदर। सरकार ने कहा, नियम से काम कीजिए, अभी राष्ट्रपति के भाषण पर थैंक यू दीजिए। कांग्रेसी नहीं माने, इसलिए हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी सदन के बाहर निकले तो मीडिया से नीट पर क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि नीट लीक की जांच में जुटी एजेंसियों के हाथ कौन कौन से नए सुराग लगे हैं और कितने आरोपी पकड़े गए हैं, यह आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए। आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। नीट पेपर लीक पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम है। जांच एजेंसियां नीट पेपर लीक के सरगनाओं की कुंडली खंगालने में जुटी हुई हैं। पिछले 48 घंटे में हजारीबाग का चरही जांच का केंद्र बना हुआ है। यहां के सीसीएल गेस्ट हाउस में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और सेंटर सुपरिंटेंडेंट इम्तियाज आलम से सीबीआई की टीमें पूछताछ कर रही हैं और कुछ देर पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई की टीम ने अब तक 10 लोगों से पूछताछ की, जिसमें से 6 को छोड़ दिया गया। सीबीआई की नजर में वो ई रिक्शा का चालक भी है जो हजारीबाग में क्वेश्चन पेपर लेकर सेंटर तक आया था। सीबीआई उससे यह जानने की कोशिश कर रही है कि ब्लू डार्ट कंपनी के ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर सीबीआई की ब्रांच थी। इस दूरी को तय करने के लिए ई रिक्शा चालक को कितना वक्त लगा। सीबीआई टीम पता लगा रही है कि 3 मई को ई रिक्शा चालक क्वेश्चन पेपर के लिए जो बॉक्स लेकर गया था वो पहले कहां गया उसे लेकर, सीबीआई की ब्रांच या ओएसएस स्कूल। अगर सीबीआई टीम को पेपर ट्रांसपोर्टेशन की पूरी टाइमलाइन मिल जाती है तो नीट एग्जाम में बहुमुखी लीक की मिस्ट्री बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। पेपर नीट लीक पर सीबीआई रूट हजारीबाग में तलाश रही है, लेकिन पेपर की लीकेज सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह बहुत सारे राज्यों तक फैली हुई है। पेपर लीक की जांच अभी तक आगे बढ़ी है। उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का नाम अब तक सामने आ चुका है। बिहार से 15, गुजरात से 5, महाराष्ट्र से 2 और झारखंड से 8 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पटियाल ने आपको बताया था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मेडिकल स्टूडेंट पकड़ा गया था। वो जोधपुर से आया था और उसका नाम क्या था? हुक्माराम। वो प्रयागराज के कैंडिडेट की जगह एग्जाम दे रहा था, लेकिन सेंटर मैनेजर ने उसे माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया। पुलिस अब हुक्माराम को तलाश रही है। अब नीट परीक्षा में नकली कैंडिडेट की तलाश भी जोरों पर चल रही है। नकली कैंडिडेट्स का एक बड़ा केस झालावाड़ में भी पकड़ा गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने झालावाड़ में छापेमारी की है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद 8 को छोड़ दिया गया। 2 को पुलिस अपने साथ मुंबई ले गई। पुलिस एक्शन की सच्चाई जानने के लिए पटियाल ने अपनी टीम को राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज भेजा। वो कॉलेज के डीन डॉक्टर सुभाष जैन से मिले। क्या सच्चाई सामने आई, आप भी सुनिए। दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ से जो हमारे 8 विद्यार्थियों के बारे में जानकारी चाहिए, जो कॉलेज द्वारा उनको उपलब्ध करा दी गई। उसके पश्चात 13 तारीख को मुंबई पुलिस से जो है अधिकारी आए। उन्होंने 2 विद्यार्थियों की जानकारी मांगी। ठीक है। और दोनों विद्यार्थी यहाँ उपलब्ध थे और उनको पूछताछ के लिए उन्होंने दिन भर उनसे पूछताछ की। उसके बाद शाम को 6 बजे वो जो है साथ ले गई और इन दोनों ही मामलों की सूचना झालावाड़ पुलिस को हमने
दे दी थी। ऐसा आरोप है ये आपके डमी कैंडिडेट के रूप में, जैसी जानकारी पुलिस से मिली है, अच्छा, डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा में बैठना पाया गया है इनका। अच्छा, और संदेह के घेरे में हैं ये बच्चे जी, तो इनसे जांच की जा रही है। तो ये 2 को लेके गई, कौन सी 13 तारीख को लेके गई? ये 13 जून को है ना। छात्राएं इसमें, एक को तो मुंबई पुलिस ले गई। अब पटियाला आपको नीट पेपर लीक में माफिया की फॉरवर्ड प्लानिंग और कॉन्फिडेंस का जबरदस्त सबूत देगा। पटना पेपर लीक की तैयारी 1 साल पहले से चल रही थी। आरोपियों को पूरा विश्वास था कि वो पेपर लीक कर लेंगे। पेपर लीक के लाभार्थियों की डील भी 1 साल पहले ही डन हो गई थी। यह बड़ा खुलासा हुआ है एक हल्फनामे में। यह हल्फनामा आरोपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार के पिता का है, जिसका नाम है अवधेश कुमार। इसे पटना पुलिस ने अरेस्ट किया था। अभिषेक के पिता अवधेश कुमार के मुताबिक 3 मई को वो अपने बेटे अभिषेक कुमार को लेकर रांची से पटना पहुंचे थे। पटना में उन्हें सिकंदर यादवेंदु मिला। सिकंदर ने अभिषेक कुमार की मुलाकात नीतीश और अमित आनंद से करवाई। 4 मई की रात अभिषेक को पेपर याद करवाया गया। नीट पेपर लीक में सिकंदर के साथ 40 लाख रुपए की डील हुई थी, यानी इस परिवार ने 40 लाख में डील की थी। इसके लिए 1 साल पहले ही सिकंदर ने इनसे 2 ब्लैंक चेक ले लिए थे। देखा आपने पटियाल कैसे अंदर की खबर लाता है। 1 साल पहले पटना पेपर लीक का प्लान सेट हो गया था, लेकिन हमारी सरकार और एनटीए को इसकी भनक तक नहीं लगी। डील हो रही थी। पेपर माफिया इतना कॉन्फिडेंट था कि वो बैंक चेक एडवांस में ले रहा था, लेकिन सरकार सो रही थी। इस नेक्सस में पेपर लीक के हैबिचुअल ऑफेंडर शामिल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पटियाल का लर्न प्ले स्कूल जो है उसको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि पेपर लीक का एपिसेंटर यही लर्न प्ले स्कूल है। सीबीआई ने कल यहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनका नाम है मनीष और आशुतोष। इन पर कैंडिडेट्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है, पेपर याद करवाने का आरोप है। इससे पहले 13 और आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं और इनमें से 4 के कबूलनामे पटियाल आपको पब्लिक इंटरेस्ट में दिखा भी चुका है। यहां तक कि जांच में पटियाल को एक महत्वपूर्ण पैटर्न सामने आ रहा है, और वो ये है कि इस लीक में कैंडिडेट्स के पेरेंट्स भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मां बाप बच्चों की मदद ना करें तो पेपर लीक मार्केट की डिमांड साइड खत्म हो जाएगी और कभी पेपर लीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नो डिमांड, नो सप्लाई, नो मनी, नो लीक। लेकिन अभी भी हकीकत कुछ और ही है। अब पटियाल नीट पेपर लीक को लेकर एक और बड़ा खुलासा करेगा। इस खुलासे को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। खुलासा यह है कि कैंडिडेट्स ने नीट एग्जाम का जो फॉर्म भरा था उसकी जानकारी, या यह कहें कि डेटा, पेपर लीक के दलालों को मिल गया था। फॉर्म में नीट कैंडिडेट्स ने जो मोबाइल नंबर दिए थे उन्हीं पर लीक एजेंट के फोन आ रहे थे। अज्ञात दलाल यह दावा कर रहे थे कि नीट परीक्षा में 600 अंक दिलवा देंगे, बदले में 80 लाख रुपए लगेंगे। बताइए, जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, फॉर्म भरा, वहां से लेके डेटा उनको फोन करने लगे, जैसे घर घर सर्विसेज शुरू हो गई हो। ऐसे होता है। एनटीए को इसका पता क्यों नहीं लगा? कई कैंडिडेट्स ने पैसे के बदले नंबर दिलाने वाले दलालों की शिकायत पटियाल से भी की। इसीलिए यह बात मैं आपसे आज शरेआम बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा था। पटियाल का सवाल है कि एग्जाम माफिया और दलालों को नीट कैंडिडेट्स की डिटेल्स कहां से मिली? क्या यह एनटीए की लापरवाही है? क्या एनटीए के सर्वर से कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर लीक हुए, या फिर कैंडिडेट्स के नंबर लीक कराने में कोचिंग सेंटर्स की भूमिका है? आखिर कोई तो होगा जो कैंडिडेट्स के नंबर इस माफिया तक पहुंचा रहा था। अब पटियाला आपको इस दावे के गवाह से मिलवाएगा। इनका नाम है तारिक अली उस्मानी। तारिक महाराष्ट्र के लातूर में अंबाजोगई में रहते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। उनकी बेटी नीट एग्जाम की तैयारी कर रही है। दावा है कि पैसे के बदले नंबर बढ़ाने वाले दलाल ने उस्मानी से संपर्क किया। पटियाल की टीम से सूरज ओझा ने तारिक अली उस्मानी से बात की। सुनिए वो क्या बताते हैं। ये कॉल फॉर्म भरने के बाद काफ़ी दिनों के बाद आया था और उन्होंने कहा कि आपको 650 के अबव मार्क हम दिला सकते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट बताई कि वो अमाउंट आपको अगर देते हैं तो हम आपको ये मार्क
दिला सकते हैं। तो वो तो प्रिपरेशन का टाइम था, बच्ची भी एग्ज़ाम के तैयारी में लगी हुई थी। उसने बोला कि नहीं, मुझे अभी आप कॉल वगैरह मत कीजिए और हमारा कुछ इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और वो बात हमको उस वक्त वो बता नहीं सकी बच्ची, और वो शायद भूल भी गई। लेकिन जब ये मामला सारे देश में उजागर हुआ, उस वक्त उसको क्लिक हुआ कि ये वैसी कॉल मुझे भी आई थी, तो उस वक्त उसने हमको बताया। नीट पेपर लीक की जांच में लगी पटियाल की टीम को महाराष्ट्र के भीड़ में बालाजी महामुनि भी मिले। उन्होंने एक अलग ही तरह के घपले का सुराग दिया, जो पहली बार नजर में ये दिखने में ही लगता है कि शायद ये कोई मामूली गलतफहमी होगी, लेकिन जब गहरी जांच की जाए तो एनटीए के सिस्टम की कई खामियां बाहर ला सकता है। महामुनि की बेटी नीट परीक्षा में कैंडिडेट थी। बेटी ने 2 बार उनकी ने परीक्षा दी, दोनों बार रैंक में फर्क के कारण उन्हें एनटीए पर शक हुआ। सर जी कैसा है, गए साल 542 मार्क थे और रैंक था उसका 70,300 कुछ तो आगे था। अभी देखो 18-20 घंटे अभ्यास करके अभी मार्क आए 579 और उसका रैंक जो है तो 1,04,000-5,000 के नज़दीक है। तो फिर वो अंदर का जो क्या कटअप जो बोलते उतना नहीं बढ़ना चाहिए था। तो ये बार कुछ तो 28-30,000 बच्चे कटअप बढ़ गया वो। हाँ, ऐसा हो गया। आपको क्या लगता है कि अच्छे नंबर आने के बावजूद भी रैंकिंग क्यों खराब दिखाई दी? नहीं, अभी सब तरफ देख रहे हैं ना अपन न्यूज़ पे। हाँ। पूरा पैसे से हो रहा काम ये। किधर भी देखो वही न्यूज आ रहे हैं। पैसे दे के 40 लाख कुछ तो 50 लाख कुछ लोग बोल रहे हैं। वो पैसे दे के जो मार्क स्टूडेंट ने बढ़ाए वाले खाली। कैंडिडेट पढ़ने से रैंक में फर्क हो जाता है, लेकिन रैंक का निर्धारण केवल कैंडिडेट की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। जो लोग परीक्षा के इस टेक्निकल हिस्से को जानते हैं वो महामुनि जी की शिकायत का मतलब ठीक से समझ पाएंगे। एनटीए को ऐसी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए। अब पटियाल पेपर लीक समस्या की बड़ी कमी की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता है। यह कमी सरकार के अप्रोच में है। आपको याद होगा पटियाल ने बताया था कि यूपी सरकार पेपर लीक पर कानून ला रही है, जिसमें 1 करोड़ जुर्माने के साथ साथ आजीवन जेल में रहने का नियम भी होगा। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेपर लीक पर कानून बनाने की ठान ली है। इसमें 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का नियम होगा। यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नकल रोकने के लिए जो भी कानून बनता है वो लीक होने के बाद लागू होता है। लीक होने के बाद आप आरोपी को फांसी चढ़ा दीजिए, इससे कैंडिडेट का नुकसान कम नहीं होता, उसका नुकसान हो चुका होता है। जरूरत तो इस बात की है कि पेपर लीक हो ही ना, एग्जाम में नकल हो ही ना, नकली कैंडिडेट परीक्षा दे ही ना सके। पटियाल के शब्दों में कहें तो कानून पोस्ट लीक होना चाहिए। कानून हमेशा लीक प्रूफ एग्जाम के लिए ही होना चाहिए। नीट पेपर लीक के बाद अब विकास में हो रहे लीकेज का परीक्षण करेंगे। कई दिनों तक रिकॉर्ड गर्मी जूझने के बाद दिल्ली को बारिश नसीब हुई, लेकिन 24 घंटे के भीतर इतना पानी बरसा कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बारिश में दिल्ली की बदहाली हर साल सामने आ जाती है, पर आज की बारिश ने देश के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक छत गिर गई, एक हिस्सा गिर गया। भारी भरकम छत का यह हिस्सा टर्मिनल 1 पर खड़ी गाड़ी के ऊपर गिरा। छत को संभालने के लिए लोहे के पिलर लगे थे, वो टूट गए। चपेट में आकर एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश और जबलपुर में भी एयरपोर्ट की छत टूट गई। पटियाल आपको जबलपुर में हुए हादसे के बारे में आगे बताएगा। हर बारिश की तरह इस बार भी दिल्ली में मिंटो रोड ब्रिज के नीचे पानी भर गया, गाड़ियां डूब गई। देश की राजधानी में सड़कें तालाब बन गई, चलने की जगह तैरती हुई दिखी। जहां पानी भरा वहां सड़क धंस गई। बारिश के ऑडिट में विकास के बड़े बड़े दावे फेल हो गए। जिन्होंने देश और दिल्ली में विकास की गारंटी दी थी, बड़े बड़े प्लान बनाए थे, उनके अपने घरों में ही पानी घुस गया और उन्हें पता भी नहीं चला।
जगह जगह पानी भरा है, लोगों के घरों में भी पानी गया है। प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम राजधानी में सही नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज़्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है। और ये है परिणाम की थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है। दिल्ली सरकार की जो योजना है वो सब असफल हो रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। ये नेक्सस है और इस नेक्सस की वजह से क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। इस तरह के फेक न्यूज़ को फैलाया ना जाए। बारिश की कसौटी पर सरकारी विकास कैसे फेल हो गया? इसकी सबसे डरावनी तस्वीर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई। पानी बरसा तो एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 के डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक बनी छत गिर गई। यह छत लोहे के पिलर्स पर बनाई गई थी, फिर भी तेज हवा और भारी बारिश को नहीं झेल पाई। स्ट्रक्चर में हवा निकलने की जगह थी, लोहे की मजबूती थी, फिर भी पिलर टूट गए। छत गिर गई, नीचे खड़ी टैक्सी दब गई, एक शख्स की जान चली गई। हादसे की खबर मिलने पर सिविल एविएशन मिनिस्टर दिल्ली पहुंचे, मुआवजे का ऐलान किया और दावा यह किया कि अब सरकार देश भर के हवाई अड्डों की जांच करवाएगी, जानेगी कि वहां भी विकास में लीकेज है या नहीं। सवाल यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे की वजह है क्या? लोगों के सिर पर एयरपोर्ट की छत गिरने का जिम्मेदार आखिर कौन है? इन सवालों को छोड़कर राजनीति इस बात पर हो रही है कि टर्मिनल किसकी सरकार में बना, किसने फीता काटा, किसने नहीं काटा। एयरपोर्ट में जो संगठन घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे। बहुत दुखद है और ये जाहिर करता है कि जो हमारे रख रखाव का जो सिस्टम है वो गलत है और कहीं ना कहीं उसमें कमी है, दोष है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का अगर कोई हिस्सा गिर जाता है और एक आदमी की मृत्यु भी हो गई, बहुत दुखद है। हो या 2004 में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। अगर मेंटेनेंस होता रहता तो ये नौबत नहीं आती। इसके लिए सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो जिम्मेदार है क्योंकि उसको सही ढंग से उसका मेंटेनेंस नहीं है। अब पटियाला आपको दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े कुछ अहम आंकड़े दिखाएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट में लगी कंपनी का कमाने पर कितना जोर है, लेकिन सुरक्षा पर वह कितनी कमजोर है। दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट का दावा है कि दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 100 एयरपोर्ट की लिस्ट में 36वें नंबर पर है। दिल्ली एयरपोर्ट से हर साल 7 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट प्रबंधन में शामिल कंपनी जीएमआर ग्रुप ने साल 2023 में दिल्ली एयरपोर्ट से 4,254 करोड़ रुपए की कमाई की। पिछले साल के मुकाबले 36% से ज्यादा मुनाफा कमाया। एयरपोर्ट पर कंपनियां तरह तरह की फीस वसूलती हैं। इसमें से एक है यूजर डेवलपमेंट फी यानी यूडीएफ। इस फीस के नाम पर डोमेस्टिक फ्लाइट के हर यात्री से 200 रुपए वसूल किए जाते हैं। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के हर यात्री से इसके लिए 1,300 रुपए वसूल किए जाते हैं। एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनियां इस फीस पर समय और दूरी के हिसाब से इसे घटाती और बढ़ाती रहती है कि पैसे ज्यादा लेने हैं या कम। एयरपोर्ट पर इसी फीस को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कल एविएशन मंत्रालय को लेटर भी लिखा था। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को पता होगा कि एयरपोर्ट पर पार्किंग कितनी महंगी है।
उससे भी एयरपोर्ट कंपनियां बहुत मोटा मुनाफा कमाती हैं। संसद में साल 2021 में इस फीस को लेकर सवाल उठा था तो सरकार ने यह कहा था कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह तय करने का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों का एरिया है, यानी वही सब कुछ करेंगी। फीस बहुत है, मेंटेनेंस के नाम पर कमाई भी बहुत खूब है, लेकिन पानी बरसा तो पोल खुल गई कि कमाई पर जोर है, सुरक्षा कमजोर है। दिल्ली के सामने आई कुछ तस्वीरें डेवलपमेंट की लीकेज की असली तस्वीर को बयां करती हैं। आपको उनको भी गौर से देखना चाहिए। आपको हाल ही में बहुत सी ऐसी तस्वीरें नजर आई होंगी जो ये सवाल पैदा करती हैं कि बाहर से वर्ल्ड क्लास दिखने वाला विकास अचानक गिर जाता है, जमीन पर धंस जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरह ही एमपी के जबलपुर में भी एयरपोर्ट की छत टूटकर नीचे गिर गई। करीब 450 करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश में विकास की पोल पूरी तरह से खुल गई। हाल ही में अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, लेकिन बारिश होते ही वहां सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई। राम मंदिर में पानी टपकने की खबर सामने आई। रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई। कुछ दिन पहले ही मुंबई के अटल सेतु की सड़क में दरार की तस्वीरें भी खुलकर सामने आई और तरह तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई। पिछले साल एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर जो था उसी की बात कर रहे हैं। महाकाल लोक में तेज हवा से मजबूत विकास के दावे झूठे साबित हो गए। अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था। करीब 6 महीने बाद ही थोड़ी सी आंधी में वहां पर लगी मूर्तियां उखड़कर जमीन पर आ गिरी। तब भी यही सवाल उठे थे कि क्या विकास हड़बड़ी में किया गया है? क्या विकास को गुणवत्ता की कसौटी पर नहीं कसा जा रहा है? ये तमाम सवाल हमेशा उठते हैं जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई आपदा आती है। विकास के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सब हड़बड़ी में हो रहा है। फीता काटने की जल्दी में बुनियाद कमजोर रह जाती है, बुनियादी बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। आपको वापस दिल्ली लेकर चलता हूं, जहां बारिश ने एक बार फिर सरकारों के दावों और इरादों की असली पिक्चर पूरे देश के सामने रख दी है। दिल्ली में दो सरकारें काम करती हैं, लेकिन पानी की सप्लाई को लेकर पानी की निकासी तक, ये दोनों मुद्दे जो हैं, किसी भी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन ये दोनों ही नहीं ढूंढ पाए। हर साल की तरह इस बार भी बारिश होते ही दिल्ली ठप हो गई। पूरा ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो करने लगा। जिन वीवीआईपीओं के पास पूरे देश की प्लानिंग का जिम्मा होता है, जो ये तय करते हैं कि किस तरह से सिस्टम को चलाना है, कैसे निर्माण करवाना है, कैसे डेवलपमेंट का सब्जेक्ट आगे बढ़ाना है, आज दिल्ली की बारिश ने उनके खुद के घरों में पानी निकासी का प्लान फेल दिखाई दिया। दिल्ली में पानी लाने को लेकर दिल्ली से पानी निकालने तक दोनों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी पानी के लिए अनशन कर रही थी। 3 दिन पहले ही उन्होंने अनशन तोड़ा और वो अस्पताल के रास्ते फिर अपने घर लौटी हैं। आज जल मंत्री के घर तक बारिश का पानी घुस गया, शायद ये याद दिलाने के लिए कि दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी वही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज़्यादा जमा है जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। पानी बहुत ज़्यादा है जिसको निकालने के लिए यहाँ पर पंप और जो पाइप्स हैं वो लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास कई बड़े नेताओं का भी घर है और कई बड़े अधिकारियों का भी इसी जगह घर है और यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो पानी है उसकी निकासी हो। लेकिन आप ये सोचिए कि हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर के बाहर पानी है, दूर तक जहां तक नज़र जा रही है वहां पानी ही पानी जमा है। और सबसे बड़ी बात यह है पिछले काफ़ी देर से यहां पर जो पानी की निकासी है उसके लिए यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो यहां पर पंप लगाए गए हैं, जो पाइप लगाए गए हैं, उसके ज़रिए इसकी निकासी जो है सामने बनी इस टनल में की जा रही है। देखिए यहाँ पर पानी की निकासी तो की जा रही है, लेकिन क्योंकि फ़िलहाल ये बारिश की वजह से बंद कर रखा था ये रिंग रोड टनल है, इसको भी बंद कर रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि निकासी हो रही है, लेकिन कहाँ जमा हो रहा है? इस टनल के अंदर पानी जमा हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि सामने तस्वीरों में नज़र आ रहा है। और ये पानी सिर्फ यहाँ जमा हो रहा है। पिछले कई घंटों से यही हालात दिल्ली के बने हुए हैं। देश में चांद पर पहुंचने और लौटने के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज में वाटर लॉगिंग की समस्या का कोई इलाज नहीं मिल रहा। आज एक बार फिर हर साल की तरह ही मिंटो रोड ब्रिज के नीचे सड़क
पूरी तरह से पानी में डूब गई। एक कार भी फंस गई वहां पर, कई और गाड़ियां पानी के घिर गई बुरी तरह से और मिंटो रोड ब्रिज दिल्ली के बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की मिसाल बन चुका है। हर साल यहां पर पानी निकालने का सिस्टम और डेवलपमेंट की बात की जाती है, लेकिन दिल्ली को डेवलपमेंट का मॉडल बनाने वाली सरकार 9 साल में मिंटो रोड की मुसीबत खत्म नहीं कर पाई है। आखिर क्यों ऐसे होता? सरकार अपनी इस नाकामी का जिम्मा हमेशा मौसम पर क्यों डाल रही है? आज दिल्ली में 228 मिलीलीटर बारिश हुई है, जिसमें दिल्ली में बारिश के पिछले 88 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 1 जून से 28 जून तक दिल्ली में 224 मिलीमीटर बारिश हुई। जून के महीने में दिल्ली में इतनी औसत बारिश 124 साल बाद हुई है, जबकि देश की दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिर्फ 50 mm बारिश झेल सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बारिश के कारण क्या हाल हुआ होगा। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने और क्षमता बढ़ाने की बजाय दिल्ली की सरकार मौसम का बहाना बनाकर जवाबदेही से बच रही है। तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीजन में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ासकर के आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, इन तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस फ्लड कंट्रोल माफ़ कीजिएगा इस वाटर लॉगिंग कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद रहेंगे। बरसात वर्ल्ड क्लास विकास के दावों की पोल खोल रही है। हर साल बारिश आते ही दिल्ली में गाड़ियां क्यों तैरने लगती हैं? पानी सिर तक क्यों चढ़ जाता है? इसकी असली वजह क्या है? हमारे इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट से सुनिए। ये तो हमारी सोसाइटी, हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या जो बाकी और ऑर्गेनाइजेशन की जो उनकी नाकामी की वजह से है। उन लोगों ने नाली अभी तक साफ़ नहीं की, बंद नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसकी वजह से जो है पानी तो वाटर लॉगिंग होगी। सबसे बड़ा कारण तो यही है क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, चारों तरफ जो है सब सीमेंटेड सड़कें हो गई हैं, पार्क वगैरह भी सब बचे नहीं हैं, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी को नीचे सोखने के लिए ज़मीन में जगह ही नहीं है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये है। और दूसरी बात जो है कि सफाई नहीं होती है, नालियों के ड्रेनेज जो है सब बंद हैं। अभी हमारे घर के आसपास जितने भी ड्रेनेज, सारे ड्रेन्स बंद हैं। कोई ड्रेन भी जो है सफाई नहीं हुई है पिछले, जो कि 15 तारीख को शायद मेरा ख्याल लास्ट डेट थी जबकि होना चाहिए था, पर कोई भी सफाई नहीं, कोई सफाई करने वाला आदमी ही नहीं दिखाई पड़ा जो सफाई करेगा। तो इसकी वजह से तो पानी रुकेगा ही। नए तरीके और हैं आजकल पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, वो भी कहीं से लगाए नहीं गए थे। इसमें पहली बात यह है कि इन लोगों ने तैयारी नहीं की थी, इन्होंने सोचा ही नहीं था कि क्या करना है। अब पटियाला शराब से होने वाली मौत पर आई नई रिपोर्ट का परीक्षण करेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया भर में हर साल शराब की वजह से 26 लाख लोग मर जाते हैं। मौत की इस लिस्ट में भारतीयों की पोजीशन बहुत ही चिंताजनक है। आपको वो मैं बताऊंगा, उससे पहले शराब वाली रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें आप जान लीजिए। क्या है वो बड़ी बातें? दुनिया की 7% यानी करीब 40 करोड़ आबादी शराब या नशीली दवाओं की वजह से बीमार है। हर साल 26 लाख लोग शराब की वजह से मरते हैं। हर दिन अगर 20 लोगों की मौत होती है तो इन 20 में से एक शराब की वजह से मरता है। अब आपको इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति के बारे में कुछ चिंता वाली बातें बताता हूं। भारत में शराब से मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इसे ऐसे समझिए कि अगर 1 लाख लोग मर रहे हैं तो उनमें से 38 की मौत शराब पीने की वजह से होती है। पुरुषों की हालत इसमें ज्यादा खराब है।
1 लाख पुरुषों में 63 की मौत शराब की वजह से होती है। महिलाओं की बात करें तो 1 लाख महिलाओं में 13 शराब पीने की वजह से मर जाती हैं। शराब पीने के मामले में हम पड़ोसी मुल्क चीन से भी काफी आगे हैं। कितने आगे हैं? भारत में शराब से मौतों का आंकड़ा चीन के मुकाबले करीब 2 गुना है। भारत में 1 लाख लोगों में 38 से ज्यादा लोगों की मौत शराब पीने की वजह से होती है। वहीं चीन में यह आंकड़ा 16 व्यक्ति का है। अब आदमी और औरत के बीच शराब पीने के ट्रेंड पर बात कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या है दोनों के बीच में। भारत की 31% आबादी शराब पीती है। भारत के 40% से ज्यादा पुरुष शराब पीते हैं। भारत की 20% से ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं। यह WHO की रिपोर्ट का दावा है। अब मैं आपको वो आंकड़े दिखाऊंगा जिस पर चिंता बहुत जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा 15 से 19 साल के नौजवान शराब का शिकार हो रहे हैं, यानी शराब का ट्रेंड 15 से 19 साल के यूथ में सबसे ज्यादा पाया गया है। WHO की रिपोर्ट में भारत के लिए एक और चिंता की बात है और वो ये है कि भविष्य में शराब पीने का ट्रेंड और बढ़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि 15 साल या ज्यादा उम्र का एक व्यक्ति साल में औसतन 4.9 लीटर शराब पी जाता है। आशंका है कि 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर औसतन प्रति भारतीय 6.7 लीटर तक पहुंच जाएगा। दुनिया भर में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा शराब पीते हैं, लेकिन महिलाओं में लगातार शराब का ट्रेंड बढ़ रहा है। WHO ने इस ट्रेंड के पीछे एक मानसिक और सामाजिक कारण को भी बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में महिलाएं इसलिए शराब पीती हैं ताकि वो समाज में पुरुषों की बराबरी कर सकें। तो क्या शराब महिला सशक्तिकरण के भ्रम में बदल चुका है? इस ट्रेंड के बारे में मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, आप भी सुनिए। ये कहना कि सिर्फ मर्दों के बराबर होने के लिए औरतें शराब पीती हैं, ये सही नहीं है। औरतों के शराब पीने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कि शराब को स्ट्रेस और प्रेशर कम करने के लिए एक कोपिंग स्ट्रैटेजी की तरह समझा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। काम, घर और दूसरी जिम्मेदारियों का स्ट्रेस और टेंशन दूर करने के लिए औरतें शराब को एक रिलैक्सेंट मानती हैं। कई बार पर्सनल प्रॉब्लम से बचने के लिए या उनका सामना करने के लिए भी शराब का इस्तेमाल एक एस्केप मैकेनिज्म की तरह किया जाता है। और बहुत जरूरी है ये समझना कि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल और कल्चरल शिफ्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसमें शराब पीना एक स्टिग्मा की तरह नहीं देखा जाता और इजीली मिल जाता है। तो इसका सेवन औरतों में बढ़ गया है। अब पटियाला देश में चुनाव से पहले मिलने वाली रेवड़ी का परीक्षण करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। ये पूरी तरह से चुनावी बजट निकला। इसकी 10 बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको रेवड़ी और शिवराज सिंह चौहान की बहुत याद आएगी। महाराष्ट्र में 21 के 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। 52 लाख से ज्यादा परिवारों को सालाना 3 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। 10 लाख बेरोजगार युवाओं को हर महीने 10,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। 46 लाख से अधिक किसानों के कृषि पंप का बिजली बिल माफ होगा। कपास और सोयाबीन के किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा में 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी। प्याज के किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी मिलेगी। सोलर सिस्टम से बिजली के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को शिक्षा में हुआ खर्च वापस किया जाएगा। 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मुंबई, ठाणे और नई मुंबई में पेट्रोल डीजल सस्ता किया गया है। पेट्रोल 65 रुपए प्रति लीटर और माफ कीजिएगा 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया गया है। 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ बीमा भी एक आदेश दिया गया है उसका। पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी यात्रा में जो मंडल चलते हैं उन्हें प्रति मंडल 20,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं महाराष्ट्र की सरकार ने अपने बजट में। पूरा बजट जो आप अगर देखोगे तो ये रेवेन्यू डिफिसिट है, यानी राजस्व घाटे का बजट है। 20,000 करोड़ का राजस्व घाटा है। अगर राजकोषीय घाटा आप देखने जाएंगे तो इसमें 1,10,000 करोड़ का राजस्व घाटा है। अब ऐसे समय पे जब ये बजट पूरा लाया गया है, इसमें बहुत सारे लुभावने वादे किए गए हैं, क्योंकि आने वाले 3, 4, 6 महीने के अंदर विधानसभा इलेक्शन होगा। उसका प्रोविज़न कैसे होगा, क्या होगा, इसका कोई इसमें जवाब नहीं है।
पर महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को और समाज के हर तबके को इस बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार ने खुश करने की पूरी कोशिश की है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही आचार संहिता या पूरी तरह से सरकार जो है या पूरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इलेक्शन मोड पे आ जाएंगी। उसको जब तक आप लोगों तक पहुंचाओगे, उस योजनाओं को जनता तक उसकी जानकारी दोगे, तो मुझे लगता है समय बहुत कम है। ये देर से उठाया गया शिंदे सरकार का कदम है। जब इन्होंने इंटरिम बजट दिया था, हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी योजनाएं वो प्रोविज़न कर लेते तो लोकसभा में उनको फायदा हो जाता और विधानसभा में उसका उन्हें डबल फायदा होता। हमारे देश में चुनाव करीब हो तो बहुत कुछ होता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज मुकेश अंबानी के घर पहुंचे। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने गेट पर मोहन भागवत के पैर छूकर उनका स्वागत किया। कहा यह जा रहा है कि संघ प्रमुख अनंत अंबानी की शादी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर जमीन घोटाले का आरोप है। भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट में देश की 50 दवाएं फेल हो गई हैं। इसमें पैरासीटामोल, पेंटाप्राजोल और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि।